अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद अनमोल। हमने एफएससी पार्ट 1 लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। इससे पहले हम वर्क डन को देख चुके हैं कि वर्क डन क्या होता है, और वर्क डन हम कैलकुलेट कर चुके हैं बाय वेरिएबल फोर्स, कि जब मेरे पास फोर्स वेरिएबल हो तो हम वर्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। वर्क डन तो हमें पता है, कांस्टेंट फोर्स हमने पढ़ा था कि दो चीज़ों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, और हमने फिर एफ डी कॉस थीटा लिखा था और उसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने एफ डॉट डी लिखा था। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। तो हर बॉडी का एक अपना फील्ड होता है। जैसे कि अगर मैं आपको आपके सामने के लिए मैग्नेट की एग्जांपल लूँ, आपने कभी बचपन में लास्ट में दो मैग्नेट्स के साथ खेला होगा। आपके पास लेट्स सपोज ये दो मैग्नेट्स हैं, ये मेरे पास दो मैग्नेट्स हैं। आपने एक मैग्नेट को रखा तो उसके इर्द गिर्द एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। हम इसे चेक कैसे कर सकते हैं? दूसरा मैग्नेट आपने यहाँ पे रखा है, बहुत दूर है, तो ये वाला मैग्नेट इस मैग्नेट को ना अट्रैक्ट कर रहा है ना रिपेल कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस मैग्नेट का इस मैग्नेट पे। लेकिन जैसे जैसे इसे आप पास लेते आओगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आप इसको इसके पास करोगे तो आपको फील होगा कि जैसे ये वाला मैग्नेट इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, अपने से दूर कर रहा है। इसका मतलब है कि इसके गिर्द कोई ऐसा एरिया है जहाँ तक इसका असर है। मतलब कि उस एरिया के अंदर अगर मैं इसको लाऊंगी तो ये इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है, इसको पता लग रहा है कि मेरे पास कोई आ रहा है। तो ऐसा एरिया, जिस एरिया के अंदर उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसी जगह, इस मैग्नेट के गिर्द ऐसी जगह जहाँ पे दूसरे मैग्नेट के ऊपर ये फोर्स लगा सकता है, इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, इस मैग्नेट का फील्ड है। क्योंकि ये मैग्नेट का फील्ड है तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इस एग्जाम्पल से हम चलते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ के गिर्द भी एक ऐसी स्पेस होती है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे अर्थ दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये हमेशा फोर्स ऑफ ग्रेविटी अट्रैक्टिव होती है। तो ऐसा फील्ड जहाँ पे अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरी बॉडी को अप्लाई कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। स्पेस अराउंड द अर्थ, ऐसी जगह अर्थ के गिर्द, द स्पेस अराउंड द अर्थ, the space around the earth in which gravitational force acts on a body is called gravitational field। अर्थ के इर्द गिर्द ऐसी जगह जहाँ पे अर्थ दूसरी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। आपको पता है कि जो ग्रेविटी है वो हमेशा फोर्स ऑफ ग्रेविटी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसीलिए चीज़ें जब हम ऊपर की तरफ भी फेंके तो नीचे वापस आती हैं। तो ऐसी जगह अर्थ के इर्द गिर्द जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स किसी दूसरी बॉडी पर लग सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है कि हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं कि वर्क मेरे पास पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और ज़ीरो कब होगा। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जब हम किसी बॉडी को ऊपर से नीचे फेंकते हैं, किसी हाइट से नीचे फेंकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, वर्क होता है। तो वो वर्क किस फोर्स की वजह से होता है, उसके ऊपर हम तो कोई फोर्स नहीं लगा रहे। तो जब फोर्स नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि वर्क नहीं हो रहा, लेकिन वर्क तो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बॉडी कवर कर रही है। तो उस टाइम जो फोर्स बॉडी के ऊपर लग रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ठीक है। इसी तरह जब हम किसी चीज़ को हाइट पे लेके जाते हैं, जब हम खुद सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है, हमें ऊपर जाने में मुश्किल होती है। तो हम भी तो ऊपर जब जा रहे हैं तो उस टाइम वहाँ भी वर्क हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी जोन सी है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वो वर्क हमारे अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। लेकिन उस चीज़ के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि वर्क हमारे पास पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और ज़ीरो कब होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ
ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और आपको पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है कि हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वर्क हमारे पास क्या होगा? तो हम अभी देख लेते हैं कि जब आपका डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी क्या है? डाउनवर्ड है, तो दोनों चीजों के दरमियान जो एंगल है वो क्या बनेगा? एंगल थीटा किसके इक्वल बन जाएगा? 0 डिग्री। और आपको पता है वर्क क्या होता है? W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, और थीटा 0 पुट करोगे जब, तो आपके पास कॉस 0 क्या होता है? 1। तो वर्क मेरे पास क्या होगा? मैक्सिमम होगा, वर्क मेरे पास पॉजिटिव होगा। तो इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वर्क मेरे पास क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसी तरह अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जोन है वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड हो, मतलब कि ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ग्रेविटी हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड कवर कर रही है, मतलब जब हम ऊपर जाते हैं या किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंकते हैं, उस टाइम वर्क हमारे पास नेगेटिव होता है। वो कैसे होता है कि इफ डिस्प्लेसमेंट इज opposite to या is against the direction of gravitational force, तो वर्क हमारे पास क्या होता है? वर्क हमारे पास नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है? कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है और हम डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड कवर कर रहे हैं, तो एफ और डी के दरमियान एंगल क्या बनेगा? 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री क्या होता है? -1 होता है। तो वर्क मेरे पास फिर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह वर्क मेरे पास 0 कब होगा? जब आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो परपेंडिकुलर हो जाए टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इफ डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इफ displacement is perpendicular to gravitational force, तब वर्क मेरे पास क्या हो जाएगा? वर्क मेरे पास 0 हो जाएगा। कैसे? कि आप जमीन पे चल रहे हैं, ठीक है, उस टाइम जो ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क होगा वो क्या होगा? 0। लेट्स सपोज आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने तो हमेशा क्या लगना है? डाउनवर्ड लगना है। तो फिर एफ और डी के दरमियान एंगल क्या होगा? 90 डिग्री, और cos 90 हमारे पास क्या होता है? 0 होता है। जब cos 90 0 होगा तो वर्क पता है एफ डी cos थीटा होता है। cos 90 0 पुट करेंगे तो मेरे पास वर्क क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये चीज़ याद रखनी है। जब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हम ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर होगा तो वर्क पॉजिटिव, जब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट कवर होगा तो वर्क नेगेटिव, और जब डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के तो वर्क मेरे पास ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा? 0 होगा। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क 0 हो जाएगा। तो अब हमने वर्क कैलकुलेट करना है इन ग्रेविटेशनल फील्ड। हमने ग्रेविटी के अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, मतलब उस जगह के अंदर जहाँ पे अर्थ जोन सी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकती है दूसरी बॉडी पे, उसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो उसके अंदर हमने 2 पॉइंट्स लेने हैं और एक बॉडी है जिसका मैस m है, उसको हमने मूव करवाना है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। ये हमारे पास, हमने ग्रेविटी के अंदर 2 पॉइंट्स लिए हैं और एक बॉडी जिसका मैस m है उसे हमने पॉइंट A टू पॉइंट B मूव करवाया है। और हमारे पास डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू हम पॉइंट A से B तक जा सकते हैं। हमने 3 रास्ते लिए हैं। पहले को हम पाथ 1 का नाम दे देते हैं कि हम जोन से पहले A टू D गए हैं और फिर D से B की तरफ गए हैं, इस पाथ को हम पाथ 1 कह देते हैं। दूसरे पाथ को हम पाथ 2 कह देते हैं, मतलब पहले हम A से C पे गए हैं फिर C से B पे गए हैं। हमारा इनिशियल पॉइंट A है, फाइनल क्या है B, हमने B तक जाना है, डिफरेंट पाथ है। और तीसरे पाथ को हम इसको हम थर्ड पाथ का नाम दे देते हैं कि हमने A से B तक गए हैं और हमारे पास कोई स्ट्रेट डायरेक्टेड लाइंस नहीं है बल्कि एक रैंडम पाथ है। और हम अब क्या करेंगे कि इन तीनों पाथ के अलॉन्ग हम वर्क कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्क कैलकुलेट करते हैं अलॉन्ग दी पाथ A। तो पाथ A के अलॉन्ग वर्क कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वर्क कैलकुलेट कर लेंगे पाथ A से D का और उसके बाद हम वर्क कैलकुलेट कर लेंगे D से B का। तो पाथ 1 की हम बात करते हैं। पाथ 1 का टोटल वर्क क्या है मेरे पास, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे W A D B। पहले A D और B, तो हम क्या करते हैं इसको 2 पास के अंदर क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा W A D प्लस W D B।
कि वर्क डन अलॉन्ग पाथ AD प्लस वर्क डन अलॉन्ग पाथ DB, इन दोनों वर्क को हम ऐड करेंगे तो मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा जो मुझे पाथ 1 के अलॉन्ग करना पड़ा है A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने के लिए। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं वर्क डन अलॉन्ग पाथ AD। तो हमें पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, FD cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास F की जगह क्या लगाएंगे हम, mg, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटी की फोर्स को हम यूज कर रहे हैं। तो हमें पता है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ F किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है। तो यहाँ पे फिर मैं फोर्स की जगह डायरेक्ट mg लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट मैंने देखना है कि A से लेकर D तक कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हमने D से रिप्रेजेंट किया है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेती हूँ, इसकी जगह D लिख लेती हूँ, FD कॉज ऑफ थीटा। अब हमने थीटा देखना है, किस केस में मेरे पास थीटा क्या है। तो आप देखें कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को मैंने ब्लैक से शो किया है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी मेरे पास क्या है, डाउनवर्ड है। तो F और D के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो मैं क्या पुट करूंगी, cos 90, और cos 90 मेरे पास क्या होता है, 0 होता है। तो जब cos 90 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो WAD किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब हम सेकंड वर्क कैलकुलेट करते हैं अलॉन्ग पाथ DB। इसको देखते हैं किसके इक्वल आता है, WDB। तो इसी तरह हम देखते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वर्क हो रहा है। तो फोर्स की जगह F की जगह मैंने क्या लिख दिया, mg, और यहाँ पे D से B तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने h से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे मैं फिर क्या लिख देती हूँ, D की जगह h, और एंगल देखना है मैंने, कॉज ऑफ एंगल क्या बनता है। तो देखें डिस्प्लेसमेंट हमने अपवर्ड कवर किया है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो F और D के दरमियान एंगल क्या बनता है, F और H के दरमियान एंगल बनता है 180 डिग्री का, दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स बन रहे हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, cos 180 डिग्री, और cos 180 -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, फिर इसकी जगह -1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -mgh वर्क अलॉन्ग पाथ DB। अब मैंने टोटल वर्क कैलकुलेट करना है पाथ 1 का। तो टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए मुझे इन दोनों वर्क्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मैं देखती हूँ मेरे पास फाइनल आंसर क्या आता है। तो टोटल वर्क अलॉन्ग पाथ ADB दैट इज इक्वल टू AD वर्क क्या था, 0, और प्लस इसका वर्क क्या था पाथ DB का, -mgh। तो फिर टोटल वर्क मेरे पास किसके इक्वल आया, -mgh के आया। पाथ 1 का वर्क मेरे पास किसके इक्वल आ गया, -mgh के। अब हम देखते हैं पाथ 2 का वर्क किसके इक्वल आता है, और फिर पाथ 3 का। बारी बारी हम तीनों वर्क्स को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सेम प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, और हम देखते हैं कि क्या पॉइंट मेरे पास सेम है A और B, तो क्या मेरे पास डिफरेंट पाथ से जाने से वर्क की वैल्यू डिफरेंट आती है या सेम आती है, ये हम देखेंगे। तो मेरे पास पाथ 2 के लिए मैंने वर्क कैलकुलेट करना है। तो टोटल वर्क मेरे पास अलॉन्ग पाथ ACB, तो टोटल वर्क अलॉन्ग पाथ ACB, इसको भी हम 2 स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक वर्टिकल स्टेप और एक हॉरिजॉन्टल स्टेप। तो सबसे पहले हम वर्क कैलकुलेट कर लेंगे अलॉन्ग पाथ AC प्लस वर्क कैलकुलेट कर लेंगे अलॉन्ग पाथ CB, और बारी बारी हम इन दोनों का वर्क कैलकुलेट करके इसके अंदर पुट कर देंगे। तो मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा अलॉन्ग पाथ ACB। तो वर्क अलॉन्ग पाथ AC किसके इक्वल आएगा, वर्क का फार्मूला होता है FD cos थीटा, और F मेरे पास यहाँ पे किसके इक्वल है, mg के इक्वल है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम वर्क की बात कर रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और मेरे पास जो A से लेके C तक की जो डिस्टेंस है या जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने किसका नाम दिया था, h का नाम दिया था। तो यहाँ पे h आ जाएगा, और एंगल मेरे पास जैसे हमने वर्क अलॉन्ग पाथ DB में कैलकुलेट किया था उसी तरह आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हम अपवर्ड कवर कर रहे हैं और फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है, दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो एंगल क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, और cos 180 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -mgh वर्क डन अलॉन्ग पाथ AC। अब हमने वर्क कैलकुलेट करना है अलॉन्ग पाथ CB। तो उसी तरह मेरे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg है, और C से लेकर B तक के डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि देख सकते हैं आप A से D और C से B दोनों पैरेलल डिस्टेंस है, सेम डिस्प्लेसमेंट है, तो हमने क्या नाम दिया था, D का नाम दिया था। और cos एंगल क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मेरे पास मैंने ब्लैक से शो किया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी मेरे पास क्या है, डाउनवर्ड। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -mgd 0, सॉरी माइनस नहीं आएगा, mgd 0, और 0 से मल्टीप्लाई होकर ये सारा वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने अलॉन्ग पाथ AC भी कैलकुलेट कर लिया।
और सी बी भी कैलकुलेट कर लिया। टोटल हमने वर्क कैलकुलेट करना है पाथ 2 का, उसके लिए दोनों वर्क्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम टोटल वर्क देखते हैं अलोंग पाथ ए सी बी। तो पहले हम ऐड करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे ए सी का वर्क डन अलोंग पाथ ए सी, उसकी क्या वैल्यू आई थी -mgh, और वर्क डन अलोंग पाथ सी बी की वैल्यू अभी हमने निकाली है, क्या आई है 0। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर क्या आएगा -mgh। पाथ 1 के अलोंग भी मेरे पास टोटल वर्क की वैल्यू आई थी -mgh, और पाथ 2 के अलोंग भी मेरे पास वर्क की वैल्यू आई है -mgh। अब हम थर्ड पाथ की बात करते हैं, जो कि हमने एक रैंडम पाथ चूज किया है अलोंग पाथ अलोंग ए टू बी, ए से बी तक जाने के लिए जो हमने एक पाथ चूज किया है थर्ड पाथ। तो पाथ 3 में वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया है कि अपने डिस्प्लेसमेंट को हमने छोटे छोटे इंटरवल्स के अंदर, छोटे छोटे पैचेस के अंदर क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो हर पैच को, हर वर्टिकल पैच को मैंने नाम दे दिया डेल्टा y1, डेल्टा y2, सो ऑन डेल्टा y3 और सो ऑन डेल्टा yn। जो फर्स्ट जो वर्टिकल हाइट है फर्स्ट, उसको डेल्टा y1, जो सेकंड वर्टिकल है वो डेल्टा y2, इसी तरह डेल्टा y3 सो ऑन चलता चलता n इंटरवल्स में डिवाइड किया है। तो जो लास्ट इंटरवल है उसको मैंने नाम दिया डेल्टा yn का। तो अब हमने पाथ कैलकुलेट करना है अलोंग, वर्क कैलकुलेट करना है पाथ 3 के अलोंग। ओके, अगर आप देखें कि हर हॉरिजॉन्टल स्टेप के अलोंग जो वर्क होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्यों 0 हो जाएगी, आपने अभी देखा है कि जब आप हॉरिजॉन्टल जाते हैं तो हम ग्रेविटी के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, और जब हम ग्रेविटी के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं तो हमने बिल्कुल शुरू में ये देखा था कि वर्क मेरे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जब भी हम हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे तो हम ग्रेविटी के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे। जब ग्रेविटी के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे एंगल हमारे पास क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। जब एंगल 90 होगा तो W होता है FD cos थीटा के, तो cos 90 क्या हो जाता है 0, तो पूरा वर्क क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फिर हॉरिजॉन्टल स्टेप के अलोंग मेरे पास वर्क क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि अलोंग हॉरिजॉन्टल स्टेप, हॉरिजॉन्टल स्टेप्स वर्क किसके इक्वल आ जाएगा, WH 0 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने देखना है कि वर्टिकल स्टेप के अलोंग वर्क क्या होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं अलोंग वर्टिकल स्टेप्स। अब देखें कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और जब हम वर्टिकली ऊपर को मूव कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कहाँ कवर हो रहा है, अपवर्ड कवर हो रहा है। तो एंगल कितना बन रहा है, हमारे पास एंगल बन रहा है 180 डिग्री। फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है और हम छोटे छोटे भी बेशक स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन हम अपवर्ड जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, और कोस 180 डिग्री कितना होता है, -1 के इक्वल होता है। तो मेरे पास फिर वर्क आ जाएगा अलोंग वर्टिकल पाथ, इसको ऐसे लिख लेते हैं, V से शो कर लेते हैं कि वर्टिकल पाथ के अलोंग जो मेरे पास वर्क है वो क्या बन जाएगा, -mg डेल्टा y1। अब माइनस की समझ आ गई है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि cos 180 क्या हो जाता है -1, साथ -1 आ गया FD। तो ये आपके पास F क्या है, mg, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और क्योंकि हमने इनको हर स्मॉल इंटरवल को वर्टिकल इंटरवल को डेल्टा y1 y2 का नाम दिया, तो फर्स्ट वर्टिकल इंटरवल की जगह लिख दिया डेल्टा y1। इसी तरह -mg डेल्टा y2, हर वर्टिकल स्टेप का अलग अलग वर्क कैलकुलेट करके हम सबको ऐड करेंगे तो मेरे पास टोटल वर्टिकल वर्क आ जाएगा। इसी तरह करते करते सो ऑन -mg डेल्टा yn आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास -mg कॉमन आ रहा है, यहाँ से -mg को कॉमन कर लेते हैं, तो बाकी बनेगा डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस सो ऑन डेल्टा yn। अब अगर आप देखो कि आपके पास डेल्टा y1 से लेके डेल्टा yn तक जब आप सारे वर्टिकल स्टेप्स को ऐड करते हो तो असल में मेरे पास टोटल हाइट बनती है जो मैंने वहाँ पे लिखी है D से लेके B तक, और उसको हमने किसका नाम दिया है, H का नाम दिया है। तो फिर इन सबको सम करेंगे तो इन सबका सम किसके इक्वल आ जाएगा, H के इक्वल आ जाएगा। तो वर्टिकल वर्क बनेगा -mgh बनेगा। अब टोटल हमने वर्क कैलकुलेट करना है अलोंग पाथ AB। थर्ड पाथ क्या था मेरा, AB। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल वर्क और हॉरिजॉन्टल वर्क को ऐड करना पड़ेगा। तो वर्क डन अलोंग पाथ AB किसके इक्वल आ जाएगा, वर्टिकल वर्क प्लस हॉरिजॉन्टल वर्क। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्क मेरे पास क्या है 0, वर्क अलोंग AB। तो हॉरिजॉन्टल वर्क मेरे पास है 0 माइनस वर्टिकल वर्क क्या है mgh। तो टोटल वर्क की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास अलोंग पाथ AB भी क्या आएगी, थर्ड पाथ के अलोंग भी जब वर्क कैलकुलेट करूंगी तो वैल्यू आएगी -mgh।
तो आप देख सकते हैं कि बेशक हम पाथ 1 के अलॉन्ग जाएं, पाथ 2 के अलॉन्ग जाएं या पाथ 3 के अलॉन्ग जाएं, मेरे पास जो वर्क है उसकी वैल्यू तीनों केसेस में सेम है। और क्या वैल्यू आई है? -mgh आई है। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि वर्क डन अगर हम करें ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं, किस रास्ते के थ्रू जा रहे हैं, ये डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं कि वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। ये हमारा रिजल्ट भी है, इसे हम रिजल्ट भी कह सकते हैं कि वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड is independent of the path follow, कि हम जिस मर्जी पाथ को फॉलो करें वर्क ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और ऐसे फील्ड को हम क्या बोलते हैं? ऐसे फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं, जिसके अंदर वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे, उसको हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि मेरे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन भी हम यहाँ ही लिख लेते हैं। द फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ followed is called conservative field। तो फिर मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड कौन सी फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ से हम नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन भी लिख सकते हो आप कि द फील्ड इन विच वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। ऐसा फील्ड या ऐसी फोर्स जिसके अंदर वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। और ऐसी फोर्स को क्या बोलेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसकी एग्जांपल है आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो पाथ पे डिपेंड करती है। आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, लेकिन आपके पास एक रास्ता जो है वो स्मूथ है और एक रास्ता बहुत ज़्यादा रफ है, तो मेरे पास फ्रिक्शन कहाँ कम होगी? जहाँ पे स्मूथनेस है। तो मेरे पास दोनों पाथ का जब मैं वर्क कैलकुलेट करूंगी तो वो एक जैसा नहीं आएगा, बल्कि डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो ऐसे फील्ड को हम क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं, जहाँ पे वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। और ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जाम्पल है। और कंजर्वेटिव फील्ड और कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा या ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा। इसको भी हमने क्या किया? प्रूफ किया है।